जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। ये खोटा का प्रैक्टिस सेट होगा और ये पूरे 100 प्रश्न इसमें से आपके कवर होने वाले हैं आज। तो ये थोड़ा सा स्पीडली ये टेस्ट कवर होने वाला है, तो ये स्पीड रिवीजन होगा। एक रिवीजन के तौर पर हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो एक बार लास्ट तक आप देखेंगे और 100 में से आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 100 में से कितने सवाल जो वो सही हो रहे हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके ये चीज़ आप ज़रूर बताएंगे, ताकि इससे आपको भी आइडिया एक आ जाएगा कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है वो कितना हद तक आपके लिए सही है और कितना आप सही तरीके से पढ़ पाए हैं और कितने अच्छे से सवालों को हल कर पाते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टफ ये सेशन नहीं होगा, सवाल आपके इजी लेवल के ही होंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अच्छे से हम आंसर हमको पता होना चाहिए। तो देखते हैं कितने प्रश्नों को आपको सही जवाब इसका पता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना समय खराब किए हुए। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, कहता है कि झारखंडे कते सदानी परिवार के भाषा बजकल जा है। तो झारखंड में अगर बात करें तो सदानी भाषा, जैसे आपको पता होगा कि खोरठा, तो खोरठा यह जो है वो जनजातीय भाषा नहीं, यह एक सदानी भाषा है। खोरठा हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगनिया हो गया, ये सभी जो वो सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से याद रखना कि झारखंड में चार गो जो है वो सदानी भाषा के परिवार के जो है भाषा बोला जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 गो। अगला सवाल है कि कौन सदानी भाषा परिवार के भाषा नाय लगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है खड़िया, खोरठा, नागपुरी और पंचपरगनिया। तो खोरठा, पंचपरगनिया और नागपुरी ये तो जो है वो सदानी भाषा परिवार का है, जबकि खड़िया जो है वो सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्योंकि आपको पता है कि खड़िया जो है वो क्या है, यह सदानी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। यह क्या है, तो यह जो वो जनजातीय भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे एक भाषाओं को 2 अलग अलग खंडों में बांटा गया है, हालांकि इसको 4 खंडों में बांटा गया है ना। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो उसको एक में गैर जनजातीय भाषा है और एक में जनजातीय भाषा है। तो जनजातीय भाषा में आ जाता है खड़िया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अभी हमने बात किया कि यहाँ पे चार गो सदानी भाषा परिवार है, 3 थोटो हमको पता चल गया, एक है खोरठा, एक है पंचपरगनिया और एक है नागपुरी। तो चौथा कौन सा है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों को पता है कि सदानी भाषा परिवार में चौथा भाषा कौन सा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसमें चौथा सवाल जो वो चौथा भाषा कौन सा है जो कि सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। तो खोरठा, नागपुरी और पंचपरगनिया के अलावा कौन सी भाषा है जो कि सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मेघदूत के रचनाकार हथिन। तो मेघदूत के रचनाकार की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पांडरी। दरअसल श्रीनिवास पांडरी जी के द्वारा मेघदूत का जो खोरठा में अनुवाद किया गया है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि मेघदूत की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो श्रीनिवास पांडरी जी के द्वारा किया गया था। तो मेघदूत के रचना करल हथिन तो के करल हथिन श्रीनिवास पांडरी। सदान केकरा कहल जाए तो गैर आदिवासी झारखंडी को सदान जो वो कहा जाता है। अगला सवाल है कि खोरठा भाषा भीष्म पितामह केकरा कहल जाए। तो खोरठा भाषा के भीष्म पितामह जो है वो श्रीनिवास पांडरी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह बात किसने कहा था, तो विश्वनाथ दशोंधी राज के द्वारा ही जो वो सर्वप्रथम यह बात बोली गई थी। तो यह भी हो सकता है कि सवाल आपसे ये भी पूछा जाए कि श्रीनिवास पांडे जी को भीष्म पितामह कहकर पहली बार किसने संबोधित किया था। तो विश्वनाथ दशोंधी राज के द्वारा, राज जिनका उपनाम है, ये भी आपको याद रखने। अगला सवाल है कि कौन खोरठा रत्न से सम्मानित है। तो यहाँ पे इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खोरठा रत्न से सम्मानित किए गए हैं। रामशरण विश्वकर्मा, प्रोफेसर BN ओहदार और प्रोफेसर विनोद कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी व्यक्ति को खोरठा रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लुवाठी पत्रिका के संपादन कहलाथिन। तो लुवाठी पत्रिका के संपादन जो वो किसके द्वारा किया गया है, तो यह गिरधारी गोस्वामी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देख लेते हैं कि राजा दलील सिंह के खोरठा भाषाएं पहली रचना कौन है। तो रामगढ़ के राजा दलील सिंह, जो आपको पता होगा कि खोरठा के सबसे प्राचीन
कवि के रूप में माने जाते हैं राजा दलील सिंह को। और इन्होंने एक प्रमुख कह सकते हैं कि काव्य रचना लिखा था, जो कि जिसका नाम था शिव सागर। तो यह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो कि इसमें लगभग 700 श्लोक को इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे यह एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है इनके लिए, और प्रमुख रचना भी मानी जाती है, जो कि इनकी पहली रचना थी शिव सागर। हालांकि राजा रहस्य, राम रसावन और गोविंद लीलामृत, तो ये सभी भी लिखा गया है राजा दलेल सिंह के द्वारा ही। लेकिन अगर पहली आपसे पूछा जाए कि पहली कौन सी रचना थी, तो वो था शिव सागर। तो हो सकता है कि सवाल आपको घुमा फिरा के किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि श्रीनिवास पांडे जी की रचना न है। तो श्रीनिवास पांडे जी के इनमें से कौन सी रचना जो है वो श्रीनिवास पांडे की नहीं है? तो बाल किरण है, दिव्य ज्योति है, मेघदूत है, जबकि रघुवर विनय इनकी रचना नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खोरठा भाषा पहिल इंजरायल उपन्यास, यानी खोरठा भाषा पहिल इंजरायल उपन्यास की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदगी टोह। हो सकता है कि आपने इसको पढ़ रखा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदगी टोह। जिंदगी टोह जो है वो खोरठा भाषा पहिल इंजरायल उपन्यास के रूप में माना जाता है। खोरठा भाषाएं कते मात्रा प्रयोग करल जाए। तो मात्रा कहने का अर्थ है कि कुल कितने वर्णों का प्रयोग जो वो खोरठा में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 37। 37 कैसे होगा, आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि खोरठा में 8 जो है वो क्या है, स्वर है। 8 क्या है, तो स्वर है, प्लस 29 जो वो क्या है, 29 जो वो व्यंजन है। तो 29 व्यंजन है और 8 स्वर है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपके 37 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, 8 इसमें स्वर आता है, 29 इसमें व्यंजन आता है। कुल अगर आपसे पूछा जाए तो 37 इसका सही आंसर होगा। कई जगह पे कहीं कहीं पे आपको ये सवाल संख्या 2 कम ज़्यादा देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे 39 मिलेगा, कहीं कहीं पे 37 मिलेगा, ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ से सवाल उठता है कि जो 8 स्वर है वो कौन कौन से है खोरठा में? तो अ, अमिया अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए और ओ। ठीक है, इतने जो है ये 8 जो है वो खोरठा के स्वर हैं। अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने आय छोड़ दिया है, यानी ए के बाद आय होता है, इसको छोड़ दिया, फिर हमने औ को छोड़ दिया। तो इसका प्रयोग जो वो खोरठा में नहीं किया जाता, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा। अंग और अह का भी प्रयोग जो वो खोरठा में नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। अगला सवाल है कि क उच्चारण हो है। तो क का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है, ठीक ना। कंठ से उच्चारण होता है क का उच्चारण कंठ से। मूर्धन्य ट ठ ड ढ मूर्धन्य, तो ट ठ ड ढ जो च छ ज झ जो होता है वो तालव्य से होता है, च छ ज झ होता है तालव्य से। ट ठ ड ढ मूर्धन्य, तो ये हो जाएगा मूर्धन्य से। मूर्धन्य से कहाँ से होता है? ट ठ ड ढ, ठीक ना, ट वर्ग। त थ द ध दंतना, तो यहाँ से दंत से होता है त थ। त थ अगर बात करें तो दंत से। तालव्य से होता है च छ। क ख हो गया कंठ से, ठीक ना। ये सारा चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह से जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ये सारा चीज़ें आपको कन्फर्म होता जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि उष्म अपघोष ध्वनि कौन है? तो उष्म अपघोष ध्वनि इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स। उष्म घोष कौन है? तो उष्म घोष की अगर बात करें तो ये हो जाएगा ह। अगला सवाल है कि महाप्राण है। तो अल्प प्राण और महाप्राण आपने पढ़ा होगा। अल्प प्राण की अगर बात करें, थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं एक बार फिर से। अल्प प्राण की अगर बात करें, ठीक ना, तो याद रखेंगे यह प्राण जो वो खोरठा के लिए गलत है। खोरठा में प्राण जो होगा वो परान लिखाता है ना, तो ये आपको याद रखनी है। हम थोड़ा सा आपको ऐसे बताने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक ना। अल्प प्राण में अगर बात करें, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों वर्ग को अल्प प्राण कहा जाता है। जबकि दूसरा और चौथा जो होता है, दूसरा और चौथा, जैसे इसमें दूसरा कौन सा हो गया? ख, और चौथा कौन सा हो गया? घ। तो ये दूसरा और चौथा जो होता है, ये जो होता है वो महाप्राण कहलाता है, ठीक ना। दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है, जबकि अल्प प्राण जो होता है वो पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि पहला, तीसरा, पांचवा में नहीं आता है। तो क आपको पता है कि पहला में आता है, च भी पहले में आता है, ट भी पहला में आता है, जबकि फ आपको पता है कि प फ, तो प, फ, ब, भ और म। तो प,
ब और म, ये तीनों तो अल्प प्राण है, ये तीनों तो क्या है, अल्प प्राण है, ठीक ना, ये तीनों अल्प प्राण है। जबकि फ और भ ये क्या है, महाप्राण है, ये क्या है, महाप्राण है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ये दोनों चीज आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है कि कौन सा इसमें अघोष है, कौन सा घोष है। तो एक और आता है अघोष और एक आता है घोष। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अघोष है, कौन सा घोष है। तो अघोष में अगर बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा, जबकि चौथा और पांचवा जो होता है वो घोष के अंतर्गत आता है, जबकि पहला, दूसरा, तीसरा अघोष आता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। आइए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका आंसर आपका फ हो जाएगा। चलिए, सही उच्चारण है, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उच्चारण जो वो सही है, वकील, वकील और फिर वकील। तो ऑप्शन के अनुसार से अगर देखा जाए तो वकील तो हिंदी में सही होता है, खोटा में सही इस तरह से नहीं लिखा जाता है। लेकिन वकील को कई बार व का उच्चारण ब के रूप में होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें भी अगर सबसे शुद्ध देखें तो सी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी वकील जो है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो वकील जो है वो खोटा में इसी तरह से लिखा जाता है। जबकि वकील भी होगा, ऐसा नहीं कि वकील भी लिखाता है, लेकिन याद रखना है आपको कि वकील जो है इससे भी, अगर वकील ये आपका ऑप्शन, दोनों ऑप्शन रहे तो इसमें से ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अगला चलते हैं, अगला सवाल की ओर कि कौन सही उच्चारण नाय है। तो कोस, आकाश, हम ही और पश्चिम। तो पश्चिम आपने देखा होगा कि ताले विशेष स का प्रयोग किया गया है, जबकि ये ताले विशेष स का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। इसी प्रकार से मूर्धन इस स का भी प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। खोटा में एक ही स का प्रयोग होता है, वो है य, ठीक ना। जैसे अगर आपको लिखना हो आकाश तो अ कमिया का और ये स लिखना है, ना कि ये स लिखना है, ठीक ना, ये स गलत हो जाएगा। जैसे आकाश अगर लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते, या आकाश होता है ना, आकाश इस तरह से लिखना हो। लेकिन आपको याद रखना है कि इस स का प्रयोग जो वो ताले विशेष स का नहीं होता है, और ये भी स का प्रयोग खोटा में नहीं होता है। तो इस जगह पे एक ही स का प्रयोग होता है, इस स का। अशुद्ध उच्चारण है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक अशुद्ध उच्चारण है। जैसे कोन्हो, जन ही, हम ही, पश्चिम। तो पश्चिम में आपने देख लिया कि यह स का प्रयोग जो वो किया गया है, तो ये भी हो जाएगा। चिट्ठरा केकरा कहल जाए, तो चिट्ठरा जो वो गिलहरी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे चिट्ठरा जो है वो गिलहरी को कहकर संबोधित किया जाता है। पितिया केकरा कहल जाए, तो पितिया जो वो दादा को पितिया कहा जाता है, ठीक। अगला सवाल है कि अखरखन मने, अखरखन मने मतलब अखरखन कर देना, यानी खूब रौंद देना, या तो मतलब ये कर देना उसको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी रौंदे। निफिकिर कौन उपसर्ग लागे, तो निफिकिर में उपसर्ग जो है वो कौन सा है, तो नी उपसर्ग है, नी जोड़ फिकिर, ठीक है, नी जोड़ फिकिर। तो याद रखेंगे इसमें जो है वो नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन प्रत्यय है, तो इसमें से अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टा जो है वो प्रत्यय के अंतर्गत आएगा। कौन सही है, राम आम खा है, राम खा है आम खा है राम। तो इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा अच्छा आंसर आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सबसे अच्छा इसमें भी अगर चुनना हो तो सबसे सटीक अगर कहीं बात करें, सही जो अर्थ होता है वो होता है राम आम खा है। अगला सवाल है कि कौन वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, ठीक है। ई बेस काज ना है, ई खायक ना है और घर जायक ना है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रूढ़ कौन नाय है, तो यहाँ पे रूढ़ शब्द की बात की गई है, यहाँ पे रूठ नहीं है, रूढ़ है, ठीक ना। रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, ये तीन शब्द आपने पढ़ा होगा कि खोरठा का अर्थ के आधार पर तीन भेद होता है, अर्थ के आधार पर 5 भेद होता है। संज्ञा की अगर बात करें कि संज्ञा का अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। जबकि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होता है, ठीक ना। खोटा के व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। रूढ़ किसे कहते हैं, तो रूढ़ उसे कहते हैं जिसको अगर तोड़ दिया जाए, यानी संधि विच्छेद किया जाए तो उसका कोई अलग अलग मतलब नहीं निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक किसको कहते हैं, तो यौगिक विषय कहेंगे जो कि कह सकते हैं कि दोनों को तोड़ा जा सकता है और अलग अलग उसका मतलब निकलता है।
तो उसको अलग अलग बांटा जा सकता है, तो उसको यौगिक कहते हैं। जबकि योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो ये अभी आपको हम बता देंगे कि किसी भी शब्दावली को जब हम एक समास हमने लिखा, जैसे गजानन, लंबोदर, ठीक है, चतुरानन, तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, यानी उसका अर्थ अगर जब हम तोड़ देंगे तो उसका मतलब तो हमको पता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं दूसरा चीज़ निकलता है। तो उस तरह से उसका जो प्रयोग किया जाता है वो योग रूढ़ में किया जाता है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा शब्द है जो कि रूढ़ शब्द है, तो बसी हो गया, आम हो गया और बारी हो गया। इसको तोड़ेंगे, जैसे आम को अगर आप तोड़ दें तो अमिया आ और म, तो ये देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग, कोई मतलब नहीं निकलता, ना ही आ का मतलब कुछ होता है ना ही म का मतलब कुछ होता है। उसी प्रकार से बसी को भी तोड़ते तो ब और सी, तो ब प्लस सी, तो ब का अर्थ भी कुछ नहीं होता है, सी का भी अर्थ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि ऑप्शन नंबर डी घर बारी, तो घर प्लस बारी, तो देखिए घर का अर्थ अलग होता है, जो कि घर आप सभी को पता ही है, और बारी जो घर के सामने जो जमीन होता है उसको बारी कहते हैं। तो ये दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं अलग अलग निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम यौगिक कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। जबकि रूढ़ उसे कहेंगे, रूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहेंगे जिसको तोड़ने पर उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता हो, तो उसको हम रूढ़ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो वो योग रूढ़ है, तो योग रूढ़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन सा बताना कि इसमें योग रूढ़ कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अठघोरी। अठघोरी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अठघोरी का अर्थ अगर निकाला जाए तो अलग एक अर्थ निकलता है, जिसके कारण से इसको हम लेंगे योग रूढ़ में। शुद्ध रूप हतय, तो इसमें से शुद्ध रूप गणपति, ये हिंदी में ठीक है लेकिन खोरठा में नहीं। गणपत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गणपत हो जाएगा, है ना। खोरठा में गणपत जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शुद्ध कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध शब्द को छांटना है। साधु, साधु, साधव या तो फिर साउध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे मधु, मधु को मौध लिखा जाता है ना, मौध, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। कौन संज्ञा शब्द ना लगे, तो संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, चिठरा है, गिदर है, हगरी है। जबकि काटक ये क्या है, क्रियावाची शब्द है, यह क्या है, क्रियावाची शब्द है। तो काटना, खेलना, कूदना, काटे, मारे, खेले, पढ़े, ये सभी क्या है, तो क्रिया के अंतर्गत आ जाता है ना, क्रियावाची शब्द है। कौन संबंध सूचक शब्द ना लगे, तो काका, पितिया, आजा और मूंड, तो मूंड क्या हो जाएगा, यह संबंध सूचक शब्द जो वो नहीं है। अगला सवाल है कि टवास मने की हवा है, तो टवास का अर्थ होता है प्यासल। नहीं बोलते हैं घर में कि अभी तुरते तो टवास गली, यानी तुरते प्यास गली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टवास का माने की हुआ है तो प्यासल। बेस ना है, इसमें से बताना कि आपको कौन सा सही नहीं है, तो मीट, रेजट और डलेबर, ये तीनों ठीक है, लेकिन टाइम, टाइम ये गलत है, ठीक ना। तो इसका अगर हिंदी खोठा में लिखना भी होगा तो टेम होता है, ठीक ना, टाइम नहीं होता है, तो ये तो गलत ही होगा, तो याद रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि खोठाए कुकुर केकरा कहल जाए, तो कुकुर कुत्ता को कहा जाता है, तो ये सब सिंपल चीज़ है। खोठक बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन इसमें यहाँ पे आपको देखना हो तो जैसे अग्रिमन, मासत्रन, मासत्रमन या कौआ मन या तो फिर आदमी गुला, तो आदमी गुला जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी गुला, गुलीन, अइन प्रत्यय ये सभी जोड़ करके उसको एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं कि गोबर गणेश माने की होवे, तो गोबर गणेश मतलब होवो है जे कुछ ना जाना है। जातिवाचक संज्ञा पढ़ते ना है, तो इसमें से बताना कि कौन सा जातिवाचक नहीं है, तो गरु डांगर बिल्कुल ही जातिवाचक संज्ञा है। तोगरी ये भी हो जाएगा, पहाड़ भी हो जाएगा। तो रामू जो है ये क्या है, तो यह जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत नाम के बारे में उल्लेख कर रहा है। पहाड़ में अगर किसी व्यक्तिगत पहाड़ की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गरु डांगर ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं, बेकतवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे देखिए टोंगरी ये भी नहीं होगा, नाला नहीं, नाला नदी ये भी नहीं होगा, आदमी गुला ये भी नहीं होगा। तो इसमें बेकतवाचक संज्ञा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ जो वो किसी विशेष व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्तिगत पहाड़ की बात कर रहा है, जिसके कारण से कोल्हुआ पहाड़ जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा है, तो भौदली ये तो जगह का नाम है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोल्हुआ पहाड़ ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिरसा मुंडा ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि ढड़नस जो है वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ढड़नच। कौन समूहवाचक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा समूहवाचक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए
तो गोहड़ा जो है ये क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब गोहड़ा का अर्थ क्या होता है, तो गोहड़ा ककरा कहल जाए, तो गोहड़ा कहल जाए माल गरु के कहल जाए गोहड़ा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जे संज्ञा ले कोनो नाप तोल के बोध हवा है ओकरा की कहल जाए, तो जे संज्ञा ले कोनो नाप तोल कर बोध होवो है ओकरा कहल जाए द्रव्यवाचक, ओकरा की कहल जाए द्रव्यवाचक कहल जाए। अगला सवाल है कि किलास कौन संज्ञक पढ़ते रह गए, किलास, तो किलास यानी क्लास, जो स्कूल का बात कर रहे हैं ना, तो स्कूल का क्लास क्या है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी एक समूह की बात चल रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौनी ककरा कहल जाए, तो छोट टोकरी जो बोलल, छोट टोकरी के कहल जाए मौनी, तो इसका छोट टोकरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तेलाय मने की हवा है, तो तेलाय मने होबो है मारिक बर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरगिरा से कौन काज करल जाए, तो गिरगिरा से मछली मारल जाए, है ना, मछली मारल जाए। एकरे कौन समय बोधक सर्वनाम है, तो समय बोधक सर्वनाम कब कौन सा हो जाएगा, कखन, तो कखन जो है वो एक समय को बता रहा है कि कखन हो, तो उ कखन जेतो, उ कखन अतो, तो ये एक समय को बता रहा है ना, तो समय बोधक सर्वनाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कखन। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि दिशा बोधक सर्वनाम है, तो दिशा बोधक सर्वनाम की अगर बात करें तो हो जाएगा हिंदे, हुंदे, ठीक ना, ई दिगे, ऊ दिगे, ये सभी जो वो क्या है दिशा बोधक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। भौतली कौन देवी देवता का मंदिर है, तो वहाँ पे काली माता की मंदिर है, काली माता की मंदिर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थानवाचक सर्वनाम कौन नाय है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्थानवाचक सर्वनाम नहीं है, तो हुआ, हिया, जन है, तन है, ऊ दिगे, ई दिगे, ये सभी क्या है कि स्थानवाचक बता रहा है, लेकिन हम ही जो है वो ये नहीं है, हम ही क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, यानी ये स्थानवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम ही अगर बात करें तो यह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यह जो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी कौन सा पुरुष है, इसमें भी 3 होता है, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो यहाँ पे अगर बात करें हम ही जो है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं, हम या हम हो, ये क्या होता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष तोय, तोहीन, ये सभी क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या होता है, वे लोग, है ना, वे लोग, ये लोग, वे सब, वे लोग, ये सभी जो होता है वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। अगला सवाल है कि कौन खोटाक फिल्म है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको पता है कि सोनाकर नागपुर, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि खोटा गायक हथिन, तो खोटा गायक कौन है, मनोज देहाती खोटा के प्रमुख गायक माने जाते हैं, खोटा के झारखंड में। खोटा विदेश से कहाँ बचकर जाए, तो खोटा जो है वो बांग्लादेश में जो वो काफ़ी जनसंख्या में बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि खोटा जो है वो बांग्लादेश में बोला जाता है। कर्मा पर्व मनवल जाए, तो कर्मा पर्व आपको पता होगा कि भादो माह की एकादशी में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, जो भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक माना जाता है कर्मा पर्व को। और इस कर्मा पर्व में करम वृक्ष की पूजा की जाती है, करम डायर के गरल जाए तो करम वृक्ष की पूजा भी की जाती है। टूसू पर्व कखन मनवल जाए, तो टूसू पर्व जो मनवल जाए वो मनवल जाए कार्तिक के। झंझायन गीत कखन गावल जाए, तो झंझायन गीत जो है वो कखने गावल जाए, तो यह जो वो जन्म के घड़ी, जब कोई बच्चा का जन्म होता है तो उस समय झंझायन गीत गावल जाए, ये भी आपको याद रखने हैं। सोहराय पर्व है, तो सोहराय पर्व जो होता है वो क्या है, तो माल गरुक यानी विशेष रूप से जानवर वगैरह के कह सकते हैं कि सम्मान में यह त्यौहार जो वो मनाया जाता है। बिरसा मुंडा कौन बाजा बेस रकम बजवत रहे, तो वे बंसी जो वो बहुत अच्छे बजाते थे, बंसी वे बहुत अच्छे से बजाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है कि यह सवाल आपके झारखंड जीके में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना कि बिरसा मुंडा जो थे वो बंसी बहुत अच्छे बजाते थे, बहुत अच्छे तरीके से। खोटा कौन भाषा परिवार से लस्तंगा रखा है, तो खोटा अगर बात करें तो यह आर्य भाषा परिवार से संबंधित रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खोटा भाषा कौन लिपि ज़्यादा प्रयोग हुआ, तो खोटा में ज़्यादा जो वो देवनागरी लिपि का प्रयोग करल जाए। आगे चलते हैं, अगला सवाल कि खोटा गद्य लिखे परंपरा कखन ले मानल जाए, तो खोटा गद्य लिखे परंपरा जो मानल जाए वो पूर्णा राजा के काल से ही, जैसे राजा दलेल सिंह आपने पढ़ा होगा, फिर उसके पुत्र आता है रुद्र सिंह, और
पदमदास जो कि खोटा के जो राजा दलील सिंह के दरबार में प्रमुख एक कवि रहता था पदमदास, है ना, काव्य मंजरी उसका रचना था प्रमुख, तो वो भी आपको याद रखने हैं। तो ये उसी के समय पे कहीं ना कहीं खोटा गद्य लिखने का परंपरा जो वो शुरुआत हो गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि लोक साहित्य केकर संपत्ति है। तो लोक साहित्य जो वो सामाजिक संपत्ति मानल गेल है। ठीक है, लोक साहित्य के अंतर्गत नाय आवा है। तो लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, कहानी ये सब आता है, जबकि नाटक जो वो लोकगीत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाटक जो वो लोक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि शिष्ट साहित्य नाय आवा है। तो शिष्ट साहित्य में नाटक आता है, उपन्यास आता है, यात्रा वृत्तांत आता है, लेकिन लोकगीत जो वो क्या है, लोकगीत जो वो लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। लोकगीत क्या है, लोक साहित्य के अंतर्गत आता है, जबकि शिष्ट साहित्य में उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत ये सभी आता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अंगन काढ़ा करा मुहावरा की माने है। तो अंगन काढ़ा करा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाचे। आग पानी करा के अर्थ है कठिन काम करे, कठिन काम करे आग पानी करे। औजरा भौरा के माने की है। तो अजरा भौरा इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा भरपूर, यानी कई बार नहीं बोलते कि औजरा भर के दल गए, यानी पूरा पूरा मात्रा में दिया, भरपूर मात्रा में दिया, तो उसको बोलते हैं औजरा भर के देना। यानी जब हाथ से उठा करके पूरा एक साथ दोनों हथेलियों से देते हैं उसको औजरा भर के कहते हैं, है ना। काट कूट करा माने की हुए, तो जंतर मंतर तंत्र जो होता है उसको बोला जाता है कि काट कूट कर देना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब कोई भूत पिचास ये सब जो होता है गांव में, ये सब चीज़ बहुत चलता है, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको पता ही होगा कि उसको बोला जाता है काट कूट करा, यानी मंतर तंत्र करे के उसी को बोला जाता है। चलिए, जीव पानी करा माने की हो है। तो जीव पानी करा मतलब की करना हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तंग करे। जी पानी करा मतलब तंग करे। नाठेक गुरु मने की हो है। तो नाठेक गुरु मतलब होता है बदमाशिक अगुआ। तो बदमाशिक अगुआ के बोला जाए नाठेक गुरु। चलिए अगला सवाल है कि दिए गेल कौन गीत हके। तो एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया है, मारी ले लो फुचिए शिकार। यानी एक दिन गेल रहो गैया गोरखिया है, मारी ले लो फुचिए शिकार। कहने का अर्थ है कि एक दिन जो वो गया था गाय चराने के लिए गोरखिया यानी जंगल, और मारी ले लो फुचिए शिकार। फुचिया यहाँ पे नाम फुचिया यहाँ पे आपको पता ही होगा कि एक चिड़िया का पक्षी का नाम है। तो फुची चिड़िया जिसको बोला जाता है ना, तो उसका शिकार कर लिया। तो ये सब चीज़ आपको याद रखने हैं। तो यह क्या है, यह सोहराय गीत के अवसर पर यह गीत जो वो गाया जाता है, क्योंकि सोहराय गीत जो वो कहीं ना कहीं वह जो भी जीव जंतु विशेष उन्हीं के सम्मान में यह त्यौहार जो वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दियल गेल लोकगीत हके एते बोड़ पूस परब रहले तोय बापे घरे। तो यह किस पर्व के बारे में यह बात किया गया है, यानी यह लोकगीत जो वो किस पर्व के लेकर के बोला जा रहा है। तो बौड़ी पर्व यह जो वो माना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौड़ी पर्व, क्योंकि बौड़ी पर्व ही पूस के माह में मनाया जाता है। टूसू पर्व आप सभी को पता है कि कार्तिक में मनाया जाता है। करम पर्व आपको पता है कि भादो महीना में मनाया जाता है। जबकि झंझान यह एक प्रकार का गीत है जो कि जब बच्चे का जन्म होता है किसी के घर पे, तो उस समय जो गीत गाया जाता है वो झंझान गीत गाया जाता है, जब बच्चा का जन्म होता है उस समय पे। तो चलिए आगे चलते हैं। अनकर धने विक्रम राजा, लोक वायन का अर्थ किए हुए, तो दूसरे की वस्तु पर अधिकार करना उसी को बोला गया है अनकर धने विक्रम राजा। खेत का गधा मार खाए जोला, यानी करे कोई और भोगे कोई। गलती कोई कर रहा है, पता चला कि जो निर्दोष था उसको सजा मिल गया। चलिए अगला सवाल है कि ददा भरोसे कतारी रोपे, यानी दूसरे के भरोसे में रहना, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेलगरे मुंडे तेल, यानी जो धनी होता है उसी को और धन मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दियल गेल जन कहानी बुझावा, यानी ऊपरे आग हेठे अधन, ऊपरे आग हेठे अधन। तो यह हुक्का की बात कर रहा है, या इसका सही आंसर हो जाएगा हुक्का। गोल घरे दुबारे ना है, तो अंडा आप सभी को पता ही होगा कि उसका कोई किसी भी तरह भी दरवाजा नहीं होता, यानी पूरा गोल होता है। चलिए पेट फटे पेट भरे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं। पेट फटे पेट भरे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। फूल के कोहड़ा होवे, फूल के कोहड़ा होना यानी कह सकते हैं कि जब कोई किसी को तारीफ सुनाता है तो तारीफ सुन करके और खुश हो जाना, तो उसी को बोला जाता है कि फूल के कोहड़ा मत हो जो, यानी बहुत ज़्यादा खुश मत हो। ठीक है। बकरी के बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बकरियन।
क्या हो जाएगा, बकरी मन या तो फिर बकरियन हो जाएगा, छगरियन जिसको बोलते हैं, है ना, छगरियन बोला जाता है इस प्रकार से, छगरियन, छगरियन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छगरियन। इसमें ऐन प्रत्यय को जोड़ करके इसको जो है वो बनाया जाता है। कई बार आपको मन प्रत्यय भी मिलेगा, कई जगह पे वैन प्रत्यय मिलेगा। इन सारे चीज़ों को जोड़ करके इसमें क्या है कि एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ह दिया हुआ है, यहाँ पे छ होता तो याद रखेंगे यहाँ पे छगरियन हो जाएगा। चलिए, मास्टर के बहुवचन है, तो मास्टर के बहुवचन क्या हो जाएगा, मास्टर गुला। मास्टर गुला या मास्टर गुली, कई जगह पे गुलीन भी प्रयोग किया जाता है, गुला या गुलीन जोड़ करके भी जो वो बहुवचन बनाया जाता है। गुला, गुलीन, ऐन, वैन हो गया, ये सारी चीज़ें जो वो जोड़ करके क्या है, बहुवचन बनाया जाता है। ये सिर्फ चीज़ आपको याद रखनी है। कई जगह पे मन आपको याद रखना है कि मन भी लास्ट में जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके उसको बहुवचन बनाया जाता है। तोय के बहुवचन की होते हैं, तो तोय के बहुवचन होते हैं तोहनी। टेकला ककरा कहल जाए, जकर चूल ना है ओकरा टेकला कहल जाए। चलिए अगला चलते हैं कि गोरखिया की लगे, तो जे गाय गरु चराबो ओकरे गोरखिया कहल जाए। गुमन गेरहा मने की हवे, जे बात मने में रखो, यानी जो मन में अंदर बात रखता है वो ज़्यादा बोलता नहीं, उसको गुमन गेरहा बोला जाता है। गुमन गेरहा, जे बात अपन मने में रखो है। शुद्ध वाक्य कौन है, तो वकील बिना जहाज ना चले, तो वकील यहाँ पे दिया हुआ है। अकील बिना जहाज ना चले, अकील होता है, अकील यानी दिमाग, ठीक ना, दिमाग को यहाँ पे क्या है कि खोरठा में बोला जाता है अकील। तो अकील ना हो तो काहे काम करूँ, ठीक ना, तो अकील मतलब दिमाग या तो ढंग। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी सही है, बाकी के ये दोनों गलत हैं। चलिए अगला सवाल है कि शुद्ध वाक्य कौन नाय है, तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध नाय है। तो पहिया बिना घर द्वार नाय कूदा है, तो ये देख सकते हैं कि आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो इसमें गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह वाक्य जो वो शुद्ध नहीं है। कर्ता कारक के कौन विभक्ति प्रयोग करल जाए, तो कर्ता कारक, कारक के कुल 8 भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा कारक। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको याद रखना है कि कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें बोला जाता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, इस प्रकार से ये सारा जो है वो कारक का भेद होता है। उसमें भी अगर बात करें कि कर्ता, तो कर्ता कारक में यहाँ पे हिंदी अगर रहे तो वहाँ पे ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो ने यहाँ पे क्या है कि कर्ता कारक के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर कहीं बोले कि खोरठा में क्या होगा, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाता है, ए, ठीक ना। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्ता कारक इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी, यानी ए। खोरठा भाषक पहिल रचनाकार हथिन, तो खोरठा भाषक पहिल रचनाकार, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि किस तरह के आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अगर पूछा जाए कि खोरठा भाषक पहिल रचनाकार के हथिन, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे अगर माना जाए कि दलेल सिंह रहे, दलेल सिंह, तो दलेल सिंह आपको पता होगा कि दलेल सिंह जो है वो खोरठा के सबसे पुराने कवि के रूप में माने जाते हैं, ठीक ना। दलेल सिंह को सबसे पुराने कवि के रूप में माना जाता है, ऐसे अगर बात करें तो प्राचीन भारत से लेकर के। फिर इसके पुत्र आता है रुद्र सिंह, रुद्र सिंह, और यह कहाँ के राजा थे, यह रामगढ़ के राजा थे, ठीक है। उसके बाद आता है रुद्र सिंह। दलेल सिंह के दरबार में कौन रहता है, तो यह रहता है एक कवि जो रहता है उसका नाम था पद्मदास, पद्मदास। इन्होंने एक प्रमुख रचना लिखा था, इसका नाम था काव्य मंजरी। क्या नाम था, काव्य मंजरी। तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम जो वो पूछा जा सकता है, इसके आधार पे आप कर सकते हैं। फिर श्रीनिवास पांडे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ये सभी जो वो कह सकते हैं कि प्राचीन कह सकते हैं कि पुराने समय के ही साहित्यकार, रचनाकार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद रखते हैं। अगला सवाल है कि झारखंडे जनजाति की संख्या कते है, तो झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या जो वो 32 है, आप सभी को पता होगा। जिसमें से सबसे अंतिम जनजाति जो माना जाता है वो कोल जनजाति को माना जाता है, ठीक ना। तो 32वीं जनजाति जो वो झारखंड में कोल को माना जाता है। कुल मिलाकर के झारखंड में 32 जनजाति है, उसमें भी सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात करें तो संथाली। तो संथाली जो वो संथाल जो वो सबसे बड़ी जनजाति के रूप में माना जाता है। संथाली, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया, ठीक है, परहिया, बिरहोर, ठीक है। इस तरह से कई सारे अलग अलग हैं, खड़िया है, जकोर है,
इस प्रकार से सारी जनजातियों को आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि खोटा पत्रिका संपादक कखन भेल। तो खोटा पत्रिका के संपादक कखन भेल तो 1957 में। खोटा भाषाक पहिल नाटक कौन है, तो पहिल नाटक है उद्वासल कर्ण। उद्वासल कर्ण नाटक के लिखला हली, तो उद्वासल कर्ण के लिखला हली, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पांडुरंग। सोंध माटी किताब का रचनाकार किए हथिन। तो सोंध माटी का रचनाकार किए हथिन तो प्रोफेसर विनोद कुमार। सोंध माटी में अगर बात करें तो यह एक कहानी संग्रह है और इसमें टोटल कितनी कहानी है, तो 10 कहानी है। यह भी आपको याद रखें। अगला सवाल है कि सही उच्चारण हद। तो यहाँ पे प्रयोग जो वो सबसे सही उच्चारण किया गया है। इस न का प्रयोग तो होता नहीं है, मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह गलत होगा। यह भी ताली विशा सा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह भी गलत होगा। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सही उच्चारण है। तो मैनेजर, डलेबर, कॉलेज या साइकिल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डलेबर, क्योंकि साइकिल यहाँ पे नहीं होगा, मैनेजर भी नहीं होगा, कॉलेज भी नहीं होगा। इसमें सही उच्चारण जो है वो डलेबर हो जाएगा। आकाशवाणी रांची के पहिल खोठाक रचना प्रसारण कखन भेल है। तो आकाशवाणी रांची से पहिल खोठाक रचना के प्रसारण जो भेल है वो कब भेल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1957 में। चलिए आज के आखिरी सवाल और आज के 100वें सवाल की ओर हम पहुंचते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। श्रीनिवास पांडुरंग स्मृति सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है। तो श्रीनिवास पांडुरंग स्मृति सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी इसका सही आंसर देंगे उसका हम कमेंट जो वो पिन में हम पिन करके डाल देंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि यह आंसर जो वो सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से इन सारे वीडियो का बेनिफिट्स उठा सकेंगे। आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, निश्चय ही आपको आने वाले समय में यहाँ से बेनिफिट्स नजर आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी हमेशा करते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।